थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के चक्कर में पार्ट 2 डाला है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे एमएसपी सरकार देती है ना, 23 फसलों पे देती है और उसमें गन्ने पे एफआरपी देती है ना। तो जो राशन की दुकानों पर मिलने वाला जो मुफ्त अनाज होता है वो भी एक तरीके की अप्रत्यक्ष सब्सिडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सरकार का हस्तक्षेप। सरकार का किस तरीके से इकोनॉमी में हस्तक्षेप होता है ना। तो सरकार कर और सब्सिडी के माध्यम से हस्तक्षेप करती है। अब सरकार का हस्तक्षेप हम किस सेंस में इस चीज़ को समझें, ऐसे समझो कि मान लो अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई गुड्स है, उसका अगर सरकार जो है कर बढ़ा देती है उस पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर सब्सिडी बढ़ा देती है तो इसका प्राइस कम हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। तो सरकार किस तरीके से हस्तक्षेप करती है, कर और सब्सिडी के माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था में। और दूसरा पॉइंट क्या है, कारक लागत में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन बाजार मूल्य में आवश्यक रूप से होता है। कारक लागत में क्यों नहीं होता, कारक लागत में इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ जुड़ेगा, मार्केट प्राइस में ही तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ता है ना कारक लागत में। तो बेसिकली सरकार फैक्टर कॉस्ट में तो कुछ नहीं कर सकती। फैक्टर कॉस्ट तो जो आएगी सही, है ना। जो चार भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी पे जो कॉस्ट आएगी वो फैक्टर कॉस्ट होगी। लेकिन जब प्रोडक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा या सर्विस मार्केट में आएगी, तब ना सरकार कुछ कर पाएगी। या तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी, अप्रत्यक्ष बढ़ा देगी, तो उस वस्तु का या सेवा का मूल्य बढ़ जाएगा, या सब्सिडी बढ़ा देगी तो वस्तु या सेवा का मूल्य कम हो जाएगा, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या समझ आया, कर और सब्सिडी के माध्यम से सरकार हस्तक्षेप करती है और कारक लागत में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन बाजार मूल्य में अवश्य होता है। जैसे कर बढ़ा दे तो वस्तु महंगी हो जाएगी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अपन। और अगर सब्सिडी बढ़ा दे तो वस्तु सस्ती हो जाएगी। ठीक है, कारक लागत क्या होता है ये देख लो। जब बाजार मूल्य में से अपन अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो कारक लागत आ जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। जब कारक लागत में बाजार मूल्य में से अपन इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो कारक लागत आ जाती है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार। अर्थव्यवस्था में जो है 3 प्रश्नों पर जो है ये डिसाइड होता है कि वो अर्थव्यवस्था का नेचर क्या है, वो अर्थव्यवस्था किस तरीके की है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो पहला प्रश्न आता है वो ये आता है कि क्या उत्पादन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है क्या उत्पादन करना है ना, यानी वस्तु करें कि सेवा करें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितना उत्पादन करना है, यानी उसकी मात्रा कितनी हो। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि उत्पादित वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब एक चीज आप इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान देना। इन तीनों क्वेश्चंस का जो प्रश्नों का निर्णय है ना, कि भाई क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उत्पादित वस्तु का मूल्य कितना होगा, इन तीनों प्रश्नों का निर्णय यदि निजी कंपनी एवं बाजार द्वारा लिया जाए और सरकार की भूमिका उसमें कम हो तो समझ लेना कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात चल रही है। ठीक है, और अगर इन तीनों प्रश्नों का निर्णय बिल्कुल उल्टा हो, यानी कि निजी कंपनी एवं बाजार की भूमिका कम और सरकार की भूमिका ज्यादा हो जाए तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मान लो कि निजी कंपनी और बाजार दोनों मिलकर निर्णय ले रहे हैं तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत क्या है, 1948 की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी जिसकी रूपरेखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी, तब से भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब उद्देश्य संसाधनों का दोहन और पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर अपन देख लेते हैं कि किस किस का क्या क्या कितना योगदान है। आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब उत्पादन और कारक पर नियंत्रण के आधार पर अपन देखें, उत्पादन के कारक पर नियंत्रण के आधार पर अपन देखें। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों पर किसका सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी का होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का होगा और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का होगा। उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। समाजवादी में वो लोक कल्याण पे जोर देते हैं और मिश्रित में दोनों होते हैं, सरकार लाभ भी कमाना चाहती है और लोक कल्याण भी करती है। ठीक है, संसाधनों का दोहन देखें तो कौन कितना करेगा, संसाधनों का दोहन में देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा संसाधनों का दोहन होगा, समाजवादी में कम होगा, मिश्रित में भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य लोक कल्याण भी होता है ना।
और पर्यावरण प्रदूषण में देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बस अत्यधिक संसाधनों का दोहन करेंगे वो लोग, लाभ कमाने में फोकस होंगे, जबकि समाजवादी में और मिश्रित में कम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। अब आप समझो कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो, बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसका आयात निर्यात या तो प्रतिबंधित हो या फिर सीमित हो। ठीक है, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन जब आयात पे कोई प्रतिबंध ना हो ना, तो वो फिर खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और सुनोगे, आप अभी कुछ दिन पहले से न्यूज़ में चल रहा है एक शब्द औटार्की। ठीक है, तो औटार्की शब्द का बेसिकली मतलब क्या है, औटार्की शब्द किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। औटार्की शब्द बेसिकली रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, उस वॉर में क्या हो रहा है कि यूक्रेन का जो है एक तरीके से व्यापार जो है प्रतिबंधित ही है ना, इनडायरेक्ट सेंस में अपन देखें तो आयात निर्यात उसका प्रतिबंधित ही है। तो बेसिकली वो भी एक तरीके से बंद अर्थव्यवस्था की तरह रिएक्ट कर रही है वहाँ की इकोनॉमी, है ना। तो औटार्की शब्द जो है वो एक तरीके से बंद अर्थव्यवस्था के लिए बताया गया, और ये यूक्रेन के सेंस में अभी बात चल रही है ना। तो कभी क्वेश्चन बन जाए, मान लो 24 वाले प्री में ही बन जाए ना, तो औटार्की शब्द जहाँ भी आया तो देख लेना कि वो बंद अर्थव्यवस्था के लिए कहा जा रहा है, यूक्रेन के सेंस में बात चल रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक एवं वित्तीय क्षेत्रक यानी रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ISBT 2022 में भी इस पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है और ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना यहाँ पे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और GDP को प्रभावित करे, ध्यान रखना, जो डायरेक्ट रूप से उत्पादन बढ़ाए, GDP को प्रभावित करे, वो वास्तविक क्षेत्रक होता है। ठीक है, फिर से ये चीज़ पढ़ो, अर्थव्यवस्था में वे आर्थिक क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन और GDP को प्रभावित करे, जैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा, गेहूं से ब्रेड का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, उत्पादन एवं GDP में क्या होता है, परोक्ष उत्पादन एवं GDP में परोक्ष भूमिका वित्तीय क्षेत्रक निभाता है ना, परोक्ष भूमिका निभाता है वित्तीय क्षेत्रक। वास्तविक क्षेत्रक डायरेक्ट भूमिका निभाएगा उत्पादन में और GDP में, है ना, लेकिन परोक्ष भूमिका कौन निभाएगा, वित्तीय क्षेत्रक निभाएगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, बीमा सेक्टर हुआ, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ये जब सब होते हैं ना, ये वित्तीय क्षेत्रक में शामिल होते हैं। ठीक है, और इनकी परोक्ष भूमिका होती है उत्पादन में और GDP में। ठीक है, इतना ही अंतर है इनमें। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बचत, निवेश और पूंजी निर्माण से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और कुछ एक कॉन्सेप्ट्स और आपके जरूरी हैं बेसिक जो है, बेसिकली एक ही लेक्चर में पूरा हो जाता, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से मेरे को ये 8-10 मिनट का लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा आपके लिए। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए हो, और बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन काम कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इकोनॉमिक्स का जो डर उनके अंदर होता है, मेरे को पूरा विश्वास है कि जब ये सीरीज़ अपन पूरी करेंगे उसके बाद ना आपके अंदर इकोनॉमिक्स को लेके बहुत काफ़ी हद तक ना आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, और ये लेक्चर में जो भी आपको डाउट्स हो उन पे आप एक बार और इस लेक्चर को देखो। मेरे को पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित होगी और चीज़ों को आप समझना स्टार्ट करोगे। जो भी बच्चे शुरुआती फेज़ में हैं, इकोनॉमिक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों को आराम से समझो। ठीक है, और बार बार रिवीजन करो। और इस वीडियो से संबंधित जो ये PDF है, अगर आपको ये चाहिए तो अपना एक चैनल है, चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। धन्यवाद।